गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 20 सितंबर 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। आज के लेक्चर में आप लोग जान पाएंगे कि अभी हाल ही में नए संसद भवन को पहली बार जो है यहाँ पर तिरंगा फहराया जाएगा, जो कि हमारा नया संसद भवन कब तैयार हुआ, कब इसकी आधारशिला रखी थी, इन सभी सारे जो भी क्वेश्चन हैं इन सब के बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ हम जान पाएंगे कि अभी हाल ही में जो है हम लोगों ने यानी कि भारत ने जो है अभी एशिया कप में 2023 में अभी जीत हासिल कर ली है। इसके बारे में भी जानेंगे और टॉप 10 क्वेश्चंस हैं जो कि हम विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम करेंगे यहाँ पे क्विक रिवीजन जो कि होगा 19 सितंबर से रिलेटेड। स्टार्ट करते हैं लेक्चर स्टार्ट करने से मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, प्लीज आप अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे हिट जरूर कीजिएगा ताकि जो भी वीडियोज आए उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंड आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। और चलिए, तो अब हम करेंगे यहाँ पे क्विक रिवीजन। तो जल्दी से फटाक से हम कर लेते हैं यहाँ पे क्विक रिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, अभी हाल ही में हिंदी दिवस है, कब मनाया गया? तो हिंदी दिवस मनाया गया है आपका 14 सितंबर को। हर साल जो है हम लोग 14 सितंबर के दिन को मनाते हैं हिंदी दिवस, तो आपको याद रखना है। वहीं 10 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, इन सभी के बारे में मैंने वीडियो में, कल के वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाके उन कल की वीडियो को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अभी SECI के निदेशक का पदभार संभाला है? तो जोशित रंजन जी हैं, इन्होंने अभी हाल ही में SECI के निदेशक का पदभार संभाला है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश से सौर ऊर्जा आयात में 76% तक की कटौती की है? तो चीन। तो चीन जो है भारत के बाद जो है सौर ऊर्जा आयात में 76% तक की कटौती की गई है चीन के द्वारा। अभी जो है हाल ही में इंडोनेशिया मास्टर 2023 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो किरण जॉर्ज जो है, इन्होंने अभी हाल ही में इंडोनेशिया मास्टर के 2023 का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा अभी हाल ही में स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है, जो कि हमारे कौन है, शिक्षा मंत्री हैं, जो जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। इन्हीं के द्वारा जो है अभी हाल ही में स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, ताकि जो युवा हैं उन्हें जो है बोल सकते हैं कि डिजिटल ही उनको कैसे बढ़ाना है। यानी सबसे पहले उन्हें इसके तहत जो है, इस प्लेटफॉर्म के तहत, इस योजना के तहत बात करें तो उनको जो है सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाएगी और उस ट्रेनिंग के बेस पर ही उनको रोजगार दिया जाएगा। तो अभी धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में वित्तीय समावेशी के लिए वैश्विक भागीदारी बैठक कहाँ हुई? तो मुंबई में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है? तो असम राज्य सरकार के द्वारा अभी हाल ही में सरपंच संवाद मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, ताकि जितने भी सरपंच हैं वो आपस में मिलें और अपने अपने क्षेत्र में बेहतर तरीके से कार्य को करें। इसीलिए जो है अभी असम सरकार के द्वारा सरपंच संवाद मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है, ताकि सरपंच जो है वो अभी टेक्नोलॉजी को लेकर या फिर ज्ञान को लेकर अपने जो भी क्षेत्र हैं उनके उस क्षेत्र में पर्टिकुलरली हर एक क्षेत्र में वो काम कर सकें। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी पहली पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी की है? तो लीना कुमार इनका नाम है। इन्हीं के द्वारा अभी अपनी पहली पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में मदन लाल रेगर किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो कांगो गणराज्य में अभी हाल ही में मदन लाल रेगर को अभी भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है कांगो गणराज्य में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो कहाँ पे? हरियाणा में। तो हरियाणा में अभी मीता वशिष्ठ को जो है मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। हमने यहाँ पे किया है क्विक रिवीजन। अब चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो प्यारी सी स्माइल के साथ स्टार्ट किया जाए आज का क्लास।
आज है 20 सितंबर 2023। सो डेली करंट अफेयर बाय स्वीटी। ओके, स्वीटी सिंह राजपूत। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया? तो वर्ल्ड बैम्बो डे जो है कब सेलिब्रेट किया है? सो आपको पता होना चाहिए 18 सितंबर। तो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, सो यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो 18 सितंबर को जो है हर साल हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व बांस दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो कोई नहीं, आप यहाँ पे कर लीजिएगा 18 सितंबर। तो इस बिहाफ पे हम बोल सकते हैं कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो 18 सितंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है क्या? विश्व बांस दिवस। एंड अब जानेंगे यहाँ पे थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए हर एक खबर के बारे में जो भी आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। तो बांस उद्योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है हर साल 18 सितंबर को ही विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये मनाने का कारण क्या है? ताकि जो समुदाय है वो आर्थिक विकास के लिए स्थानीय और परंपरा उपयोगों में इसको बढ़ावा दिया जा सके। आपको पता ही है बांस से जो है कितनी सारी चीजों को बनाया जाता है, जो कि हस्तशिल्प होते हैं। वो बांस से तरह तरह की चीजों को बना पाते हैं। तो उनको आर्थिक विकास के लिए, उनके स्थानीय और पारंपरिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ही 18 सितंबर को चुना गया है विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके और उनको बोल सकते हैं कि इकोनॉमिकली उन्हें डेवलपमेंट किया जा सके, या फिर उनको इकोनॉमिकली बढ़ाया जा सके, कैसे वो उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। वहीं 2022 की थीम है यहाँ पे प्लांट बैम्बो, यानी इसका अर्थ है बांस के पौधे लगाइए। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व बांस संगठन जो है 2009 में बैंकॉक में आयोजित किया गया था। वहीं 8वें विश्व बांस कांग्रेस में यहाँ पर 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। तो 2009 से अब तक जो है हम लोग हर साल 8 सितंबर के दिन को ही क्या मनाते हैं? विश्व बांस दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि 8वां विश्व बांस कांग्रेस था। इसको 8 सितंबर के दिन को ही घोषित कर दिया गया। वहीं इस कार्यक्रम में लगभग जो है 100 देश जो है प्रतिनिधि में भाग लिया करते हैं, और वे सभी जो है विश्व बांस दिवस को चिन्हित करने के लिए सहमति भी हुए थे। तो 100 देश मिलकर जो है एक साथ बांस दिवस को मनाने के लिए सहमत हुए, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके और कैसे उस लोग जो लोग बांस से जुड़े हुए क्षेत्र में हैं उन्हें कैसे बढ़ावा दिया जा सके। इस दिन को जो है रियल थाई विनिकी दिवस के रूप में चिन्हित किया गया। विश्व बांस संगठन की स्थापना की बात करें तो वर्ष 2005 में इसको स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो एंटवेयर है, जो कि ब्राजील में है। तो इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा बेल्जियम, माफ कीजिएगा बेल्जियम है। तो आपको याद रखना है इतना कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेल्जियम में है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, हाल ही में भारत का अभी 41वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपको स्टार बना लेना है। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में जो है इंडिया का 41वां फर्स्ट जो है अभी वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है उसे चुन लिया गया है। कौन है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, शांति निकेतन। तो जिसकी आप यहाँ पे इमेज देख रहे हैं ये है शांति निकेतन। तो चलिए इसके बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को समझते हैं जरा। हाल ही में अभी बात की जाए तो शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल के बीराभू जिले में स्थित है, इसको अभी हाल ही में यूनेस्को ने जो है विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया है, जो कि वर्ष 2010 में जो कि शांति निकेतन जो कि यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दिलाने के लिए प्रयास चल रहे थे। यानी 2010 से ही शांति निकेतन को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में अभी इसको बोल सकते हैं कि इसकी मान्यता दिलाने के में लगे हुए थे 2010 से ही। अब जो है यूनेस्को के द्वारा घोषित कर दिया गया है भारत का शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में है, उसे अब 41वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दे दी गई है। ऐसा क्यों है, थोड़ा हम जानते हैं इसको यहाँ पे ऐतिहासिक महत्व के बारे में कि हिस्टोरिकल जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है। तो वर्ष 90 बोल सकते हैं कि 1862 में रविंद्रनाथ टैगोर के पिता, जिनका नाम है दिवेंद्रनाथ टैगोर, इस प्राकृतिक परिदृश्य को देखकर इन्होंने शांति निकेतन नाम एक घर का निर्माण करके एक आश्रम स्थापित करने का निर्णय लिया, जिसका अर्थ है शांति का निवास। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि शांति निकेतन का अर्थ क्या है। तो शांति निकेतन का अर्थ क्या है? शांति
का निवास, जहाँ पे शांति रहती हो। तो 1862 में रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी के द्वारा कराया गया था। वहीं इसका जो मूल रूप है वो क्या है, भुड डाबा। तो भुब डाबा कहा जाता था, लेकिन यहाँ का वातावरण इतना अनुकूल है, यानी यहाँ पे इतनी शांति है, उसी के तहत यहाँ पे देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, शांति निकेतन कर दिया गया। तो कहीं अगर ऑप्शन में दिखाई दे भुब ढाबा, तो आपको याद रखना है ये शांति निकेतन के बारे में बात की जा रही है। अब यहीं पे जानते हैं हम लोग यूनेस्को के विश्व धरोहर के बारे में। तो ये जो विश्व धरोहर स्थल वह स्थान है जो कि यूनेस्को के द्वारा अपने विशिष्ट संस्कृति एवं भौतिक महत्व के लिए सूचीबद्ध किया जाता है। वहीं विश्व धरोहर स्थलों की सूची में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के द्वारा प्रशासित अंतरराष्ट्रीय विश्व धरोहर कार्यक्रम द्वारा रखी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट बताए गए हैं, आपको इन सभी को याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड, हाल ही में नए संसद भवन पर पहली बार किसने तिरंगा फहराया? तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी कुछ अगर फर्स्ट टाइम होता है वो सभी को याद रहता है। तो पहली बार अभी नए संसद भवन पर किसने तिरंगा फहराया है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने है, लेकिन यहाँ का जो 4 ऑप्शन है इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपके पास कौन है, जगदीप धनखड़, जो कि हमारे क्या है, उपराष्ट्रपति हैं। कौन से नंबर के हैं, जल्दी से आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जगदीप धनखड़ जी जो हैं, इन्होंने ही अभी नए संसद भवन में अभी इन्हीं के द्वारा अभी हाल ही में बात करेंगे कि कब फहराया था। तो नए संसद भवन पर इन्हीं के द्वारा जो है तिरंगा फहराया गया। तो चलिए एक बार बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को समझते हैं। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति हैं जगदीप धनखड़। इनको नए संसद भवन के गज द्वार पर तिरंगा फहराया गया है इनके द्वारा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी, जो कि 18 मई 2023 को इसका उद्घाटन भी किया गया, यानी अभी हाल ही में। अगर बात करें कि इस नए संसद को बनाने में कितने रुपए की लागत आई, तो ये 29 महीने तक इसमें कार्य चला है और 973 करोड़ रुपए यहाँ पर इसी लागत से यहाँ पर ये पूरा नया संसद भवन जो है बनके तैयार हुआ है। तो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है और बेसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, हाल ही में देश की सबसे बड़ी एलईडी स्क्रीन किस बिल्डिंग में लगाई गई? दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। तो अभी जो है हाल ही में अभी एलईडी सबसे बड़ी जो है एलईडी स्क्रीन किस बिल्डिंग में लगाई गई है, वो कहाँ लगाई है, यशोभूमि में। तो ऑप्शन सी सही है। समझते हैं इसके बारे में क्या है। तो यशोभूमि जो है वो सबसे बड़ी एलईडी स्क्रीन की बिल्डिंग है, जहां पर अभी सबसे बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 17 सितंबर 2023 को इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यानी कि यशोभूमि के पहले पार्ट का इनॉग्रेशन किया है। इसमें यह जो है दिल्ली के द्वारका में बनाया गया है, यानी कि कहाँ है, तो आपको सबसे पहले याद रखना है यशोभूमि यानी कि दिल्ली के द्वारका में बना है। पूरा बन जाने के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा MICE यानी कि मीटिंग्स वही है, इंस्टीट्यूट, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन सेंटर होगा, यानी दुनिया का सबसे बड़ा ये क्या बन जाएगा, माइस बन जाएगा। तो माइस की फुल फॉर्म याद रखिएगा। यशोभूमि का पहला पार्ट जो है करीबन 54 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, जो कि लगभग 8.9 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में इसे बनाया गया है। कुल कन्वेंशन सेंटर की बात करें तो 11,000 से ज्यादा लोगों को बैठने की क्षमता है यहाँ पर। वहीं 15 कन्वेंशन रूम और ग्रैंड बोल सकते हैं कि बॉल रूम है और 13 मीटिंग रूम बनाए गए हैं इसमें। और वहीं कन्वेंशन सेंटर का प्लेनरी हॉल विजिटर को ग्लोबल लेवल एक्सपीरियंस देने वाला है यहाँ पे, जो कि 219 एकड़ से ज्यादा एरिया में फैला हुआ है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है यशोभूमि के बारे में। तो यशोभूमि कहाँ है, दिल्ली के द्वारका में है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है, मध्य प्रदेश के द्वारा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो मध्य प्रदेश जो है अभी मध्य प्रदेश के द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया गया है। जरा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को समझते हैं यहाँ पे। तो 17 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी कुशुभाऊ
ठाकरे यानी कि सभागार में आयोजित राज्य स्तर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया है। विभिन्न आवास योजनाओं में आवास सुविधा का लाभ मिलने से छूटे परिवारों को मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के आवास उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें वही मुख्यमंत्री का कहना है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना बहनों के सुख और सम्मान के लिए उठाया गया बड़ा कदम है, जिसमें इस योजना में प्रधानमंत्री आवास वहीं आवास प्लस में शामिल नहीं हुए परिवारों को यहाँ पर आवास उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं नई आवास योजना का लाभ जो है 4,75,000 से अधिक हितग्राहियों को मिलेगा, जो कि विभिन्न आवास योजना के लाभ से वंचित परिवारों के लिए बनाई गई है। ये योजना जो है लाभ सभी वर्गों के आवासहीन पात्र परिवारों को दिया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है, यानी कि जिन्हें जो है आवास योजना के तहत घर नहीं मिला है, आवास नहीं मिला है, उन्हीं के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? सीएम शिवराज सिंह जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। हाल ही में भारत और किस देश का सबसे बड़ा निर्यात भागीदारी बना है? तो अभी हाल ही में बांग्लादेश जो है 2020-21 में एशिया का सबसे बड़ा निर्यात भागीदारी बना है। तो याद रखिएगा, बांग्लादेश जो है सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा निर्यात भागीदारी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। हाल ही में कितने व्यवसायियों के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना लॉन्च हुआ है? तो अभी हाल ही में जो है पीएम के द्वारा अभी विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का शुभारंभ किया गया है। तो कितने व्यवसायियों के लिए किया गया है? तो इसमें है 18 व्यवसायियों को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं विश्वकर्मा दिवस जो अभी हाल ही में पूजा हुई है विश्वकर्मा जी की, तो उसी दिन के अब बोल सकते हैं उसी दिन को पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को लॉन्च किया गया है, जिसके तहत जो है 18 व्यवसायियों को जो कि चुना गया है इसमें, जो कि इस योजना के तहत चुना गया है। तो अब समझते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने अभी विश्वकर्मा जयंती यानी कि 17 सितंबर पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को लॉन्च किया है। इस पर जो है वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इस योजना के ऊपर। वहीं ये योजना जो है देश भर में करीब 30 लाख पारंपरिक कारीगरों को फायदा दिलाएगा। तो 30 लाख जो है पारंपरिक कारीगर हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए भी विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को लॉन्च किया गया है। सो कौन कौन से वो व्यवसाय हैं? तो जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे आ रहा है कि कारपेंटर है, नाव बनाने वाले हैं, अस्त्र बनाने वाले हैं, लोहार हैं जैसे, या फिर ताला बनाने वाला हो गया, या फिर हथौड़ा और टूलकिट निर्माता, सोनार हो गए, कुम्हार भी आएंगे इसके अंदर, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, टोकरी या फिर चटाई या झाड़ बनाने वाले, वहीं पारंपरिक गुड़िया और खिलौने बनाने वाले भी इसमें व्यवसायी शामिल है। 14 नंबर पे है नाई है, मालाकार वाले भी लोग आएंगे, धोबी, दर्जी और मछली का जाल बनाने वाले। तो ये 8 यहाँ पे व्यवसाय चुने गए हैं जो कि इस योजना के तहत रखे गए हैं। तो इंपॉर्टेंट है, एक बार रीड कर लीजिएगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। हाल ही में टाइम्स 100 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो ओनली इंडियन वन कंपनी जो कि इंक्लूड है किसमें? टाइम्स 100 की लिस्ट में। तो कौन है? वो है इन्फोसिस। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। इन्फोसिस जो है टाइम्स 100 की लिस्ट में शामिल होने वाली एकमात्र इंडियन कंपनी है, भारतीय कंपनी है। तो आईटीटी की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो सबसे दिग्गज इन्फोसिस लिमिटेड मैगजीन जो कि टाइम मैगजीन और ऑनलाइन डेटा प्लेटफॉर्म स्टेटिस्टिक की 2023 की दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनी की जगह पाने वाली इकलौती कंपनी बन गई है। इस सूची में जो है इन्फोसिस की बात करें तो कौन सी रैंक आई है? इसकी रैंक आई है 64 यानी कि 64। वहीं इस सूची में बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, अल्फाबेट है जैसे कंपनी, यानी कि गूगल जो कि मालिक है अल्फाबेट की, और मेटा प्लेटफॉर्म जो कि पूर्व में फेसबुक जैसे था, जैसी टेक कंपनी शीर्ष पर रही हैं। वहीं टाइम और स्टेटिस ने विश्व आर्थिक व्यवस्था
पर प्रकाश डालते हुए नई सांख्यिकी रैंकिंग में दुनिया को बदलने वाली कुल 750 कंपनियों के नाम दिए हैं, जिसमें से इंडिया की एकमात्र कंपनी जो कि 64वें नंबर पे आई है, इन्फोसिस। इस रैंकिंग में जो है रैंकिंग किस बेसिस पे निकाली गई है, तो रिवेन्यू ग्रोथ पर, कर्मचारी जैसे कि संतुष्ट, सर्वेक्षण और कठोर पर्यावरण हो, सामाजिक देखा गया। वहीं इसमें देखा गया कि कोऑपरेटिव प्रशासन डेटा के फॉर्मूलों पर आधारित है कि नहीं है। तो यहाँ पे ये बेसिस थे, इसी बेसिस पे अभी जो है जो ये रैंकिंग आई है उसमें इन्फोसिस जो है 64वें नंबर पर है। वहीं जो है एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, गूगल, ये सारी कंपनियां इस जो रैंक में हैं वो टॉप पर हैं। इन्फोसिस के अलावा जो है 7 अन्य भारतीय कंपनी के नाम हैं जो कि अभी हम इसमें पढ़ेंगे। तो टाइम की सूची में जो 7 भारतीय अन्य कंपनी है जो कि 750 कंपनियों में शामिल है। जैसे कि पहले बात करें कि वीप्रो लिमिटेड जो कि 174 नंबर पर है। वहीं महिंद्रा ग्रुप जो कि 210वें नंबर पर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात करूं तो 248 नंबर पर है। HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड की बात करें तो 262 पर है। HDFC बैंक की बात करें तो 418 नंबर पर है। वहीं नेक्स्ट है WNS ग्लोबल सर्विसेज जो कि 596वें नंबर पर है। IIT लिमिटेड जो कि 672वें स्थान पर आई है। तो 7 ऐसी कंपनियां हैं जो कि अभी हाल ही में टाइम्स 100 की लिस्ट में आई हैं। वहीं 100 की रैंकिंग में बात करें तो एक ही कंपनी है भारत की, वो है इन्फोसिस जो कि 64वें नंबर पर आई है। एंड अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सितंबर 2023 में किस राज्य के जल निकाय को अभी बोल सकते हैं कि अभी जो है नौकाओं को संचालन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो कहाँ पे अभी ये ग्रीन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा अभी यहाँ पर रोका गया है, तो वो है उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन बी बिल्कुल। एंड बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में एशिया कप पुरुष 2023 किसने जीता? तो किसने जीता कहने की बात ही नहीं है, भारत ने जीता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो भारत ने अभी हाल ही में एशिया कप का 8वां सीजन भी इसने जीत लिया है। तो भारत जो है 8वां सीजन जीतने वाला विजयी रहा। अब बात करते हैं यहाँ पे कि टीम इंडिया जो है 8वीं बार एशिया कप का खिताब जीत लिया है। वहीं भारत ने जो है 17 सितंबर 2023 को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम खेले गए फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 10 विकेट से हराया है। फाइनल मैच में श्रीलंका टीम ने टॉस जीता था और वहीं बल्लेबाजी करते हुए 15.2 के ओवर से 50 रन पर ऑल आउट हो गई। जवाब में टीम इंडिया ने जो है 6.1 ओवर में ही 51 रन बनाते हुए जीत को हासिल कर लिया। और एशिया कप के बारे में थोड़ा यहाँ बात करेंगे एक बार। तो एशिया कप जो है कुछ एशियाई देशों के बीच क्रिकेट की प्रतियोगिता है जिसका आयोजन एशिया क्रिकेट काउंसिल करता है। वहीं इसमें एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय और T20 के मैच होते हैं जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी और पहला एशिया कप 1984 में खेला गया था। और किस टीम के बीच में खेला गया था ये आप लोगों को बताना है। अब तो यहाँ पे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। भारत के टीम कप्तान कौन रहे थे? रोहित शर्मा ने मेजबानी की थी इसमें। और वहीं कप्तानी की थी श्रीलंका की टीम के कौन कप्तान रहे थे? तो दशुन। तो इनके बारे में याद रखिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कि भारत ने जो है कब किस वर्ष जो है 8 बार हम लोग विजयी रहे हैं। तो कब हमने सबसे पहली बार जीता था, यानी कि 1984 में जब पहली बार इसका आयोजन किया गया था तो हमने जो है एशिया कप को जीता था। वहीं 1988 में हमने वनडे में जीता। 1999 में भी हम लोगों ने इस खिताब को अपने नाम किया। 1995 में भी हम लोगों ने इस खिताब को जीत लिया। वहीं 2010, 2016, 2018 और अब 2023 यानी 8वीं बार हम लोग जो है विजयी रहे हैं एशिया कप को जीतने में। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ द डे। तो हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, करेक्ट ऑप्शन आप लोगों को बताना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी पहली पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी की है? तो लीना कुमार के द्वारा अभी द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड को जारी किया है। तो यहाँ हमने बात किया क्वेश्चन ऑफ जो कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा था आंसर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।